हेलो दोस्तों। जय हिंद दोस्तों। आइए चौहान सर की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में मैं बात करूंगा कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में चर्चा होगी। ठीक है, और उनके बारे में ये वीडियो भी है। आप लोग भी जो ये वीडियो देख रहे हैं वो कॉपी पेन लेके बैठिए। इसमें एग्जाम पॉइंट्स करके हाईलाइट करते जाइएगा, नोट डाउन करते जाइएगा। और आप लोग भी उसको एग्जाम पॉइंट्स करके हाईलाइट कीजिएगा, नोट डाउन कीजिएगा, एग्जाम पॉइंट्स करके नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है, और बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा आप लोग भी। इससे एग्जाम में क्वेश्चन, इससे कई एग्जाम पूछ लिए जाते हैं। जैसे अभी मैंने इसमें नोट डाउन, इसमें मैंने टिक भी किया, अंडरलाइन कर रखा है कि कब कौन सा लाइन, कौन सी लाइन कब कहाँ पूछी गई है। ठीक है, इसमें IAS 2013 में, इसके बाद IAS 2015 में, यूपी पीसीएस में, MP पीसीएस में, कई स्टेट पीसीएस में और कई उसमें एग्जाम में मोस्टली पूछ लिए जाते हैं। इससे क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं, इसलिए ध्यानपूर्वक सुनिएगा और साथ में नोट डाउन करते जाइएगा। और स्टार्टिंग ही एग्जाम पॉइंट से होगी। ठीक, स्टार्टिंग ही एग्जाम पॉइंट से होगी। आप उसको हाईलाइट करिए और नोट डाउन करते जाइए, हाईलाइट करते जाइएगा। ठीक है, आइए चलते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में, जो कि जिसका भारतीय संविधान में इसे भाग 4 में अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक में भारत के राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक में किया गया है। ठीक, अब आइए, अब उसको आप उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट और एग्जाम पॉइंट्स करके उसमें अंडरलाइन करके लिख के अंडरलाइन कीजिए और नोट डाउन करते जाइए पॉइंट वाइज पॉइंट। ठीक है, पहला पॉइंट है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है, इनका शीर्षक जो है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का शीर्षक न्यायिक रूप से अपरिवर्तनीय है। न्यायिक रूप से अपरिवर्तनीय है, मतलब ये न्यायालय द्वारा इनको न्यायालय के द्वारा या न्यायालय की मदद से, सहयोग से इसको परिवर्तन में नहीं लाया जा सकता है। ठीक, इस लाइन का कहने का मतलब है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का जो शीर्षक है, तत्व जो है, तत्व के शीर्षक से न्यायिक रूप से अपरिवर्तनीय है। इनको न्यायालय के द्वारा इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, इसलिए ये न्यायिक रूप से अपरिवर्तनीय है। ठीक, सेकंड, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में स्वीकृत कर कई उपबंधों को इसमें शामिल किया गया है। जैसे उपबंधों का वर्णन किया गया है जो सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय को बढ़ावा देकर, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय को बढ़ावा देकर लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं। इस लाइन को आपके यूपी पीसीएस और MP पीसीएस में ये लाइन पूछी भी गई थी। लोक कल्याणकारी राज्य की व्याख्या या स्थापना किसमें की गई है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के में की गई है। तत्व में क्या की गई है? जो सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय को बढ़ावा देकर लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेंगे। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है संविधान की दृष्टिकोण से। ठीक, संविधान की दृष्टिकोण से इस अध्याय पर आयरलैंड, स्पेन और जर्मनी के वियर संविधान 1919 और भारत सरकार अधिनियम 1935। फिर से सुनिएगा, संविधान के दृष्टिकोण से इस अध्याय में संविधान के दृष्टिकोण से अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्व पर आयरलैंड, स्पेन और जर्मनी का वियर संविधान 1919 और भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुदेश पत्रों को शामिल किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, जहां मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा लागू किए जा सकते हैं, वहीं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालय द्वारा लागू नहीं हो सकते हैं। अर्थात ये कह सकते हैं मौलिक अधिकार वाद योग है। मतलब फंडामेंटल राइट्स इज अ जस्टिसिएबल। मौलिक अधिकार वाद योग है। एंड राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये नॉन जस्टिसिएबल है। ये वाद योग नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाद योग नहीं है, ये नॉन जस्टिसिएबल है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, मौलिक अधिकार नकारात्मक है, जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व
सकारात्मक प्रभाव पे हैं, सकारात्मक हैं, क्योंकि ये मोरल हैं, ठीक है, मोरल नैतिक हैं। इनके जो तत्व जो सिद्धांत है वो नैतिक है। इसके बाद मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करता है। मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करता है, जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करता है, आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करता है। इसके बाद मौलिक अधिकारों का कानूनी महत्व है, मौलिक अधिकारों का कानूनी महत्व है, जबकि निदेशक तत्व नैतिक आदेश मात्र है, जबकि निदेशक तत्व नैतिक आदेश मात्र है। जैसे मैंने बताया था मोरल है, ठीक, इनको कानूनी ये नहीं है, कानूनी महत्व नहीं है इसका, ये नैतिक महत्व है, मोरल है, मोरलिटी है, ठीक। इसके बाद इसमें एक ये वाद है, ये भी ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ठीक। मद्रास राज्य बनाम चंपाइकम दोराइजन, मद्रास राज्य बनाम चंपाकम दोराइजन, मद्रास राज्य बनाम चंपाकम दोराइजन के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष यह प्रश्न विचारार्थ हुआ, यह प्रश्न विचारार्थ आया कि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व के विशेष स्थिति, मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व के आपस में विरोध की स्थिति में, जब दोनों में आपस में विरोध की स्थिति होगी तो विरोध की स्थिति में किसको प्राथमिकता दी जाएगी। तो न्यायालय ने निर्णय दिया कि ऐसी स्थिति में, विरोध की ऐसी स्थिति में मौलिक अधिकार निर्देशक तत्वों पर अभिभावी होंगे, मौलिक अधिकार निर्देशक तत्वों पर अभिभावी होंगे। इसको आगे फिर इसमें अमेंडमेंट किया गया कि इसमें पता है मौलिक अधिकार निर्देशक तत्वों पर अभिभावी होंगे। इसको ध्यान इसलिए कर रहा हूँ, एग्जाम पर ध्यान करके सुनते जाइएगा, इसको आगे अमेंडमेंट्स किया गया है, ठीक। मिनर्वा मिल्स बनाम में किया गया है, इसको आगे ये क्या बताया, अभी मौलिक अधिकार निर्देशक तत्वों पर अभिभावी होंगे। इसके बाद संविधान का सामाजिक न्याय दर्शन नीति निर्देशक तत्वों से संविधान का सामाजिक न्याय दर्शन नीति निर्देशक तत्वों में निहित है। राज्य के संविधान का सामाजिक न्याय दर्शन नीति निर्देशक तत्वों पर निहित है। इसके बाद भारतीय संविधान के निर्देशक तत्व, भारतीय संविधान के राजनीति निर्देशक तत्व, भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व फेबियन समाजवाद है। इसके बाद नीति निर्देशक तत्वों का एग्जाम पॉइंट, नीति निर्देशक तत्वों का लक्ष्य समाजवादी व लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का लक्ष्य समाजवादी व लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। और इसमें एक पॉइंट, बेरोजगार लोगों को बेरोजगारी भत्ता की व्यवस्था करना, बेरोजगार लोगों को बेरोजगारी भत्ते की व्यवस्था करना राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ही शामिल है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में ही सम्मिलित है। इसके बाद मिनर्वा मिल्स वाद में उच्चतम न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व आपस में परस्पर पूरक हैं, एक के लिए दूसरे का त्याग संभव नहीं है, एक के लिए दूसरे का त्याग आवश्यक नहीं है। ये मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये आपस में परस्पर पूरक हैं, एक के लिए दूसरे का त्याग आवश्यक नहीं है। इसके बाद इसमें एक स्टेटमेंट है, प्रोफेसर केटी शाह जो संविधान सभा के सदस्य रहे, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि ये एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर छोड़ दिया गया है, ये एक ऐसी चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पे छोड़ दिया गया है, इसके बाद यदि मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में संघर्ष होता है, यदि मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में संघर्ष होता है तो नीति निर्देशक तत्व को मूल अधिकार पर वरीयता दी जाएगी। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकार से वरीयता दी जाएगी। किसको वरीयता दी जाएगी? राज्य के नीति निर्देशक तत्व को वरीयता दी जाएगी। ये निर्णय कब लिया गया? ये निर्णय मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघवाद में लिया गया है। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघवाद में लिया गया है। ये महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया जिसमें 5 सदस्यीय पीठ, जिसमें न्यायाधीशों की 5 सदस्यीय पीठ ने यह निर्णय लिया था कि मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघवाद में
5 सदस्यीय न्यायपीठों की सदस्यों की पीठ ने यह निर्णय लिया कि नीति निर्देशक तत्व को वरीयता मूल अधिकार पर वरीयता दी जाएगी। दोनों में अगर संघर्ष होता है तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकार पर वरीयता दी जाएगी, जो कि वर्तमान समय में भी लागू है, जो कि वर्तमान समय में भी लागू है। अब आइए अब आते हैं, बात करते हैं भाई आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जो अनुच्छेद है 36 से अनुच्छेद 51 तक, इनके बारे में चर्चा करते हैं। चलिए सुनिएगा। अनुच्छेद 36 राज्य को परिभाषित करता है, जो कि भाग 3 में भी आपको हमने परिभाषा बताई थी। मूल अधिकार में भी राज्य की परिभाषा बताई थी, वही परिभाषा आपके यहाँ पे भी अनुच्छेद 36 में भी भाग 4 में राज्य को परिभाषित करता है। इसके बाद अनुच्छेद 37 बताता है कि यह घोषणा करता है कि नीति निर्देशक तत्व देश के शासन का मूलाधार है। नीति निर्देशक तत्व देश के शासन का मूल आधार है और निश्चय ही विधि बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करना आवश्यक है। इसके बाद अनुच्छेद 38 बताता है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। इसके बाद अनुच्छेद 39 बताता है बालकों को विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाएं तथा उनकी नैतिक आर्थिक शोषण की रक्षा की जाए। इसके बाद इसी में है आपका सभी को समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त हो, जो कि अनुच्छेद 39 का काम में उल्लिखित किया गया। क्या किया गया कि सभी को समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त हो। इसके बाद स्त्री और पुरुष दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए, ये भी अनुच्छेद 39 में खा है। ये अनुच्छेद 39 का खा, स्त्री और पुरुष दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए। इसके बाद अनुच्छेद 40 में आपका ग्राम पंचायतों का गठन किया जाए। इसके बाद अनुच्छेद 41 बताता है कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। अनुच्छेद 41 बताता है कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है, जिसमें इसमें आपका आता है मनरेगा 2005, जो कि आपका अनुच्छेद 41 के अंतर्गत आता है। इसके बाद बेरोजगार लोगों को बेरोजगारी भत्ता, वृद्धावस्था पेंशन आदि स्थिति में लोक सहायता प्राप्त करना, ये आपका अनुच्छेद 41 के अंतर्गत आता है। जैसे मैंने बता दिया, वृद्धावस्था पेंशन, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना और राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना, ये आपका अनुच्छेद 41 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत ही आते हैं। इसके बाद अनुच्छेद 42 बताता है काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध किया जाना चाहिए। ये राज्य का कर्तव्य होगा। क्या होगा? अनुच्छेद 42 बताता है कि काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध करेगा। इसके बाद अनुच्छेद 43 बताता है कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि। इसमें आपका अनुच्छेद 43 का काम है, बताता है उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना। उद्योग के प्रबंध में अनुच्छेद 43 का काम बताता है कि उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना। इसके बाद 43 का खा बताता है सहकारी समितियों का गठन का प्रावधान। इसके बाद अनुच्छेद 44 आपको बताता है सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में है। अनुच्छेद 45 बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। इसके बाद अनुच्छेद 46 बताता है अनुसूचित जातियों और जनजातियों तथा अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा संबंधी प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 46 बताता है कि अनुसूचित जाति और जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा संबंधी प्रावधान राज्य को करना होगा। ये अनुच्छेद 46 बताता है। अनुच्छेद 47 बताता है पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए लोक स्वास्थ्य में सुधार। अनुच्छेद 47 बताता है कि पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए लोक स्वास्थ्य में
सुधार के संदर्भ में राज्य का कर्तव्य होगा। इसके बाद अनुच्छेद 48 बताता है कृषि और पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद 48 बताता है कृषि और पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद 49 बताता है, सॉरी अनुच्छेद अभी इसी में है, अनुच्छेद 48 के काम में है राज्य पर्यावरण का संरक्षण, राज्य पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन तथा वन और वन्य जीवों की रक्षा का करना राज्य का कर्तव्य होगा। 48 का क्या बताता है, पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन तथा वन और वन्य जीवों की रक्षा राज्य का करना राज्य का कर्तव्य होगा। इसके बाद अनुच्छेद 49 बताता है राष्ट्रीय महत्व के संस्मारक स्थान और वस्तुओं का संरक्षण करना राज्य का कर्तव्य होगा। ठीक। अनुच्छेद 50 बताता है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किया गया है। कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण बताता है। अनुच्छेद 51 बताता है अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की अभिवृद्धि अनुच्छेद 51 में उल्लिखित है। तो ये हो गए आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक, धन्यवाद दोस्तों।